बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आज हम मौजूद हैं इस टाइम शादमान में, जहां पर एक 3 बच्चों की माँ जो थी उसको इंतहाई बेदर्दी से उसके खामन ने, उसकी सास ने और उसके देवरों ने कत्ल कर दिया। उसकी गर्दन, उसकी शाहरक काट दी, उसकी गर्दन पर सुराख किए गए कुंद आले से वार करके। और जिन्होंने उस बच्ची की लाश देखी है, जो उसके वालिद ने और उस घर के जो पुराना मुलाजिम है उसने जो लाश देखी है, वो बताते हैं कि हमारे लाश देखकर रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि जिस तरह से इस घर में, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं उस घर के बाहर, जिस घर में जो है उस बच्ची को कत्ल किया गया। बख्तावर नाम है बच्ची का। उसकी बच्ची के जो वालिद हैं वो यहाँ से कुछ फासले पर शाह जमाल का इलाका है, वहाँ पर रिहाइश पजीर है। और यहाँ पर बच्ची का जो था वो उसके बच्ची का ससुराल था, यहाँ पर वो रहती थी अपने बच्चों के साथ, अपने खावंद के साथ, अपनी सास के साथ। लेकिन वाक़या ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या हालात बने कि उस बच्ची को इस खौफनाक और दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया। अब इसके मुतल्लिक़ जो बताया गया है वो ये कि बच्ची का वालिद शेख महफूज जब यहाँ पर आता है, उसको इत्तला मिलती है और यहाँ पर पहुँचता है, तो इस घर की मुलाजमा जो है वो इत्तला करती है कि बख्तावर को इन लोगों ने कत्ल कर दिया। जबकि उन लोगों से पूछा जाता है तो उनका कहना ये था कि वो डिफेंस अपने घर में है। लेकिन जब वो शेख महफूज यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन सबको इस घर में वो मौजूद पाते हैं। बख्तावर के 3 देवर, उसका खावंद और उसकी सास, और सबके कपड़े खून आलूद थे, सबके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। कमरा जो जाए वकुआ थी, उस कमरे के अंदर जगह जगह खून बिखरा हुआ था। उसके जो अपना कमरे में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। एक हालात ऐसे बनाए गए थे जैसे कोई किसी घर में कोई वारदात हुई हो। और ना सिर्फ हालात बनाए गए थे बल्कि इस ख़ानदान ने ये झूठ भी बोला, ये ड्रामा रचाने की भी कोशिश की। लेकिन बाद अज़ां पुलिस आती है, आकर तमाम हालात वाक़यात का जायज़ा लेती है और माँ और 5 बेटों को हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश शुरू करती है। तो इस बारे में अभी हम चल जाएंगे उधर, बख्तावर के जो वालिद हैं उनके घर भी जाएंगे और उनसे और दीगर जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछेंगे इस हवाले से कि क्या मामलात हुए, क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह बनी इसकी। इस हवाले से डिटेल उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकतूला बख्तावर जो है, उनके वालिद शेख नसीर साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस केस के हवाले से कि मामला हुआ क्या और क्यों उनके दामाद ने इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा किया और इस वहशियाना तरीके से उनकी बेटी जो थी, मासूम बेटी, 3 बच्चों की माँ, उसको कत्ल किया। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब बताइएगा ये क्या वाक़या हुआ क्या और किस तरह से, मतलब कि आपने जो FIR तहरीर करवाई है उसमें 12 साल पहले आपकी बेटी की शादी हुई और आपके ब्रदर-इन-लॉ के बच्चे से शादी हुई है, तो ऐसे क्या हालात बन गए कि वो इस कदर दरिंदगी पर उतर आया? क्या मामला चल रहे थे? एक तो पहली बात ये है कि वो अकेला नहीं है। अच्छा, जो मेरी वाइफ है उनका भी इंतकाल हो गया हुआ है और जो मेरे ब्रदर-इन-लॉ हैं वो भी फौत हो गए हैं। ठीक है। अब ये जो खातून कैसर साहब जो थे, कैसर साहब, तो अब ये इसकी बीवी और इसके बाकी 3 बेटों ने मिलकर, क्योंकि 12 साल से इस घर को मैं ही चला रहा था फाइनेंशियली बैकअप के साथ, मुझे ही खा रहे थे, तो अब इन्होंने मेरी बेटी की जायदाद हथियाने के लिए उसको सब ने मिलकर कत्ल किया। उसके लिए यहाँ के मुतल्लिका जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, एजेंट हैं, जमात इस्लामी के MPA या MNA के इलेक्शन भी वो लड़ते हैं, वो भी इस बात के गवाह हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके तो उनसे इस मेरी बेटी की प्रॉपर्टी की मुसद्दका नकलें भी निकलवाई हैं ताकि वो बेच सके। तो उन्होंने इसको कहा कि भी ये कॉपियाँ तो निकल आई हैं बट ये ट्रांसफ़र तुम्हारी बीवी करेगी तो होगी। तो ये उसकी जायदाद जो मैंने उसको उसके हिस्से में शरई तौर पे जो उसका बनता था, जो दी हुई थी, उसको ये सारी फैमिली मिलके हड़प करना चाह रही थी। बस वो पैसा ही उसकी मौत का सबब बने।
अच्छा, मैंने एफआईआर में शिक्षा पढ़ा, आपने एफआईआर में भी लिखा है कि आपने 150 तोले सोना जो है बच्ची को शादी में इनको दिया था। आज की कीमत लगाई जाए तो 7 से 8 करोड़ रुपए बनती है। वो 1 करोड़ रुपया मुख्तलिफ औकात में कैश भी आपसे लिया उन लोगों ने। तो इन लोगों की लालच का आपको इल्म नहीं हो सका था? आपने क्यों नहीं कोई सेफ्टी मेजर्स लिए? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अगर आप अपनी बच्ची को उसकी जायदाद दे रहे हैं तो ये उसकी जान की दुश्मन भी बन सकती है? क्योंकि आपका तो एक उनसे रिश्ता एक पुराना था, आपके साले के बेटे भी थे वो, और फैमिली भी थी। तो उनकी लालच, उनकी तमा के मुतल्लिक आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये किस किस्म के लोग हैं? देखें, प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मैंने अपनी बेटी के नाम की हुई थी, तो उसके अलावा मतलब ये कि ये तो कभी सोच भी नहीं सकता था इंसान कि वो इस हद तक गिर सकते हैं। जो उनकी डेली ज़रूरियात थी, जैसे कि मेरी बेटी को मैं मंथली माहाना अखराजात भी देता था, जो मैंने आपको बताया ना कि दीनी लिहाज से उसका हिस्सा बनता है मेरे एक बाप के पास। उसकी माँ दुनिया से चली गई तो अब मैं ही था, तो मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को शेयर उसके नाम, इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ मैंने उसको दी, डिफेंस में दी, ब्रांड रोड पे दी। तो ये सारा कुछ मैंने अब अल्टीमेटली तो मैंने उसी को ही देना था। आपके कितने बच्चे थे? मेरे 5 हैं जी। 5 बच्चे। मतलब 5 थे, अब तो 4 रह गए। तो सब शादीशुदा हैं? जी, सब शादीशुदा। तो सबका हिस्सा दे दिया आपने? जी, सबका दे दिया मैंने। तो ये बख्तावर के जो मामला चल रहे थे, ये पिछले कितने अरसे से मामला डिस्टर्ब थे फैमिली के? आपके इल्म में थे कुछ? आपसे बेटी ने कभी डिस्कस किया हो कि ये जायदाद के हवाले से कुछ मुझे थ्रेट है, उसको जान का ख़तरा है, या प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हैं? कुछ डिस्कशन आपकी हुई हो बेटी के साथ? जान का ख़तरा तो खैर कभी उसने मुझे नहीं कहा। हाँ, ये भी कभी नहीं कहा कि जी ये अपने नाम पे छीन के करवाना चाहते हैं ये वो। एक खुशहाल बेटी, वो बेटियां दरअसल बापों को कभी अपनी दुख नहीं सुनाती। बिल्कुल ऐसे ही जी, अगर माँ बाप जो है औलाद के नसीब ख़रीद सकते हो तो शायद कभी किसी बेटी के नसीब ना हो इस तरह के। तो बेटियां हम तरबियत, हमारी सारी सोसाइटी की तरबियत क्या है कि हम अपनी बेटियों को ये सिखा कर भेजते हैं कि बेटा तुमने अपने दुख सहने के लिए तुम पैदा हुई हो, और बेटियां सहती रहती हैं। और यही वजह है कि आज बख्तावर के साथ जो हुआ है, मेरी छोटी सारी बंतो, 29 साल की मेरी बंतो, उसके साथ जो हुआ है वो किसी और की बेटी के साथ ना हो। पाक बिल्कुल जी, किसी के साथ भी ऐसा ना करे। तो जब ये वाक़या हुआ तो शेख साहब आप कहाँ पर थे? मुझे तो पता भी नहीं था इस वाक़े का। मुझे 7 बजे के मुझे इसकी लड़के की माँ ने जो है उसने मुझे फ़ोन किया कि जी आप आए, हमारे घर में झगड़ा हो गया। तो मैं चला गया। अब वहाँ गया तो 1122 वाले भी खड़े हुए थे और ये घर के अंदर सब मौजूद थे। मेरे यानी कि मैंने वहाँ पर खड़े होकर वो जो एक इनके घर में लड़की थी, बच्ची थी, और 1122 वालों ने बताया कि मेरी बेटी का तो इंतकाल हो चुका है। तो मैंने मतलब जाहिर है जो मेरे पे बीती वो मैं जानता हूँ, मेरा खुदा। बात सडन इस तरह से। और तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के तो ऐसे 1122 मैंने कहा भाई 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया, वो कैसे मर गए। उसके बाद भी पुलिस ने टेक ओवर आके कर लिया सारे। ये लोग बाकी आपके जो अपना उसकी सास बेटी की और उसका खवंद वो सब घर पर थे, मौजूद थे? सब थे सारे? जी जी, घर पर थे। तो फिर उसके बाद पुलिस आ गई, उन्होंने सारे मामला देखे? जी, वो सारा फिर उन्होंने अपने हाथ में ले लिए जी मामला। ये फिर कैसे पुलिस ने उसको पकड़ा, गिरफ्तार क्यों किया उसको, क्या बात सामने आई? जो होती हैं इंस्टेंट, वो फ़ौरन जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने जजमेंट अपनी के मुताबिक उन्होंने देख लिया कि ये कातिल हैं सब। तो नहीं, उन्होंने पहले मौक़िफ़ क्या अपनाया कि किसी और ने कत्ल किया है? जी, मैं भी जब गया हूँ और पुलिस को भी जिन्होंने पहला बयान दिया वो यही दिया कि जी ये 2 लोग आए हैं डाकू, जिन्होंने आके तो बख्तावर को कत्ल कर दिया। अच्छा। तो घर से कुछ लूट के भी लेके गए हैं, कुछ कहा हो? सारे घर की तोड़ फोड़ उलट पलट की हुई थी। अच्छा, डकैती का पूरा ड्रामा रचाया, एक सीन क्रिएट किया हुआ था उन्होंने? जी एग्जैक्टली, मतलब हर चीज़ उन्होंने उलट पलट, दराजें तोड़ी, बर्तन तोड़े हुए थे, ये वो सब कुछ उन्होंने ऐसा प्लान आउट किया हुआ था। बट जाहिर है वो अब डाकू औरत को गले पे शीशा मार के या पता नहीं क्या वो कार के बेचारी का गला काटा हुआ था, वो तो पता नहीं क्या किया हुआ था, वो तो नहीं करते ना। वो तो नहीं, उनका तो जाहिर बात है वो फायर गन पॉइंट पर आते हैं तो। अच्छा जी।
तो फिर उसके बाद पुलिस ने जब इंटेरोगेट किया तो बात खुल गई। जी 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 उन्होंने पहले उसके खामंद को हिरासत में लिया, जी, खामद को हिरासत में उसके लिया। बाद बाकी जी, बाकियों को भी उन्होंने नॉमिनेट यानी देखा कि वो भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर उन पे भी उन्होंने पर करके सबको अरेस्ट कर। बख्तावर की सास का क्या नाम है जी? रुखसाना। रुखसाना, वो भी गिरफ्तार है। जी, वो भी और गिरफ्तार। जो देवर है एक का नाम अफरान है, एक का नाम हसन है और एक का नाम उसामा है। उसामा जी। और बेटा जो इस्माइल दामाद थे, इस्माइल है तो जी। चारों ये पांचों गिरफ्तार हैं। ये पांचों ये सब गिरफ्तार। एफआईआर में नामजद किए हैं आपने सबको? जी जी, चूँकि ये सब इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट वो जो जी। फर्स्ट वहाँ पे जो था एफआईआर, यानी उसमें ये सब मुजरम थे, यानी नज़र आ रहे थे, तो ज़ाहिर है इन सब का नाम फिर उसमें डाला। अच्छा, आपने जो प्रॉपर्टी बेटी के नाम की थी वो कितनी प्रॉपर्टियां थी और अंदाजन कितना की उनकी मालियत है? ये मैं मीडिया तो ये अपने नाम करवाना चाहते थे? मीडिया पे मैं बताना मुनासिब नहीं। ठीक हो गया। तो अपना कफन दफन से फारिग हो गए आप। अब जो बच्चे हैं उसके बख्तावर के, वो आप लोगों के पास हैं? जी, उन्होंने मेरी बेटी को कत्ल करने के बाद वो बच्चे फ़ौरन अपने ड्राइवर के साथ अपनी फुफ्फो के घर भेज दिए थे। बच्चों की उम्रें क्या हैं शेख साहब? 9 साल, 8 साल और शायद 6 साल, कुछ इस तरह से है। कितने बेटे कितने? 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। जी जी, हाँ जी। वो उधर फुफ्फो की तरफ भिजवा दिया उन्होंने? हाँ जी, उधर अब इस्माइल ने अपने फुफ्फो की तरफ भेजी, वो वहीं पे हैं वो। अभी तक वहीं पर हैं? आप लोगों ने नहीं उनको? जी, अभी आपको पता है, अभी हमारे तो हालात जो भी हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ पर जो एमपी के इलेक्शन भी लड़े हैं, जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था, उन्होंने आपको क्या बताया, क्या डिस्कस किया? वो आप उनसे बेहतर है आप उनसे बात कर लें, तो वो उनसे मुसद्दका नकलें निकलवाईं और प्रॉपर्टी को बेचने के फ्रॉड के ज़रिए उनसे कहा कि मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो वो भी ये कल मुझे बता के गए हैं कि वो उसकी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था। तो आप उनसे बेहतर है वो। जी, यहाँ पर भी यहीं हैं अभी। जी बिल्कुल। अपना एक प्रॉपर्टी डीलर जो हैं जिनके पास जो मुलज़म इस्माइल है वो गया था, उनके पास मुसद्दका नकलें निकलवाई थी और वो कोशिश ये कर रहा था कि बख्तावर के नाम पर जो प्रॉपर्टी की गई है उसके वालिद की जानिब से उसको जो है किस तरह से अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया जाए, उसको फ़रोख्त किया जाए या उनको हथिया जाए। इस हवाले से जो भट्ट साहब हैं प्रॉपर्टी डीलर, उनसे भी बात करते हैं और उनसे डिटेल हासिल करते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त अहमद रज़ा भट्ट साहब मौजूद हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार है इनका और ये जो मकतूला का ख़ानदान है उनको भी, और तकरीबन ये मैंने बताया ना आपको, जो शेख नसीर साहब हैं उन्होंने जो अपनी बच्ची की शादी थी वो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के बेटे से की थी, यानी कि अपने साले के बेटे से की हुई थी। और ये अहमद रज़ा भट्ट साहब इस ख़ानदान को सबको अच्छी तरह से जानते हैं, इनका मेल मिलाप भी अच्छा था, इनके फैमिली ताल्लुकात थे उनसे, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इनके पास जो वो दामाद मुलज़म है इस्माइल कैसर, वो इनके पास गया था, किस मकसद के लिए गया था, उसके क्या अज़ाइम थे, वो क्या चाह रहा था, इस हवाले से हम डिटेल से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये ख़ानदान जो फैमिली मेरा, इनसे कोई 40-50 साल का तलक है तकरीबन, और इन्हीं इनके बड़ों से भी, और अब ये जो बच्चे हैं इनके साथ भी बड़ा तलक है, और यानी हर गमी खुशी में साथ देते हैं। बल्कि इलेक्शन में जब मैं लड़ता हूँ तो ये ख़ानदान पूरा मेरा भरपूर साथ देता है, ओपनली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप सियासी शख्सियत हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं? जी जी हाँ। और आपका इसी इलाके से, इसी महल्ले से, इलाके से हम। और प्रॉपर्टी का बिजनेस भी है आपका? मेरा प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी, इसलिए हम इनके घरों के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शादमान, वैसे भी मेरा महल्ला है, रहाइश का इलाका है, और हम हर घर को, उनकी ख़वातीन को, सब अपने भाई बहन उन समझते हुए वो बिल्कुल हमें मामलात का इल्म होता है। तो ये बच्चा कोई 8 दिन पहले मुझे फ़ोन किया, क्योंकि इनकी एक पहले भी प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी थी शादमान में, 3 साल पहले सारी फैमिली की ना, भाइयों की, तो वो बल्कि इनके वालिद साहब की हयात में मेरा ख्याल बेची थी वो। तो इस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि भी इस तरह मेरी प्रॉपर्टी एक घर मैंने बेचना है। तो मेरे पास अपना मैंने कहा इसके डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे हैं? कहता वो मिसेस के नाम पे डॉक्यूमेंट हैं। तो
मैंने कहा मिसेस साइन कर देगी, कहता है हाँ कर देगी। लेकिन चूँकि इनके ख़ानदानी मामलात का भी किसी का हमें इल्म होता है यहाँ पे तल्लुकात की वजह से। जाहिर बात आपका एक पुराना ताल्लुक है उनसे, हाँ जी, थोड़ा सा मुझे कोई ज़रा ना कोई आप ये समझे कोई पिंच हुआ कि भाई डाउट हुआ थोड़ा सा। थोड़ा सा हल्का सा डाउट हुआ। तो इसने कहा सदका नकलवा दें। मैंने ठीक है, मैंने कहा सन तुम्हें याद है क्योंकि 50 साल से पूरा रिकॉर्ड भी नहीं देखना पड़ता। इसने कहा 2024 बताया सन ना। तो खैर वो मैंने जो बंदे जो काम करते हैं उनको दे दिया कि ढूंढ कर सदका नकल आ गई। उसमें ज़रा 3-4 दिन लग गए। इस दौरान इसका फ़ोन आया कि भाई अपना मैंने अपने नाम करानी है तो इसका कोई आप मैनेज करें। मैंने कहा आप अपने नाम करानी है देख लेना कि उस वक्त कौन कौन होगा। मैंने कहा वकील होगा और क्या कहते हैं गवाह होने चाहिए। और क्योंकि आज का सिस्टम जो है वो सारा लैपटॉप पे होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटराइज्ड है सर। कंप्यूटराइज होता है। वकील का बंदा होगा, वकील का बंदा होगा। तो अगर उसने और उसमें ये है कि इस वक्त तमाम पैसे सब सरकारी पहले जमा कराने पड़ते हैं, फिर परमिशन मिलती है। तो आप ये क्या कहते हैं ये ना उसको साइन ना करें तो ये सरकारी पैसे सारे आपके डूब जाएंगे। और ये जो है ना ये आप देख लें कि मैं फिर बेचूंगा। तो मैंने भी इस तरह उसको जब थोड़ी मुझे डाउट हो गया, मैंने रजिस्ट्री मैं सोच ही रहा था कि इनकी फैमिली से किसी से बात करूं। तो वो सदका नकल भी मेरे पास ही अभी पड़ी हुई है, वो दी नहीं है मैंने इसको ना। किस जगह की प्रॉपर्टी थी जो ये शादमन? शादमान की काफ़ी कीमती प्रॉपर्टी थी। कम अज़ कम अच्छा, ये जिस जगह पे इनकी रिहाइश थी वो भी घर इन्हीं का था या वो उनका अपना ज़ाती घर था जिस जगह वाक़या पेश आया? ये इनका ज़ाती घर था। ये इनके इस्माइल का कैसर था। ये घर भी एक वक्त मैंने इनके वालिद को मैंने ख़रीद कर दिया था, डील कराई थी। तो इन्होंने कैसर साहब ने ना ये तो आज इस दौरान पता चला जब सर्टिफाइड कापी निकाली कि कैसर साहब ने ज़िंदगी में अपनी इस महरूमा बच्ची को नाम कर दिया था। 2024 में किया नाम। यानी कि ससुर ने ये घर भी अपनी से बहू के नाम किया हुआ था। क्योंकि ये अब तकरीबन सारे भाइयों में ना जी आपस में प्रॉपर्टी की कारोबार की तकसीम हुई होगी, कोई इस तरह अंडरस्टैंडिंग। ये इनका इस्माइल वगैरह का बिजनेस क्या था, क्या काम करते? ब्रांड रोड पे बिज़नेस है इनका ख़ानदानी बहुत पुराना बिज़नेस है इसका, जाली का और उसका ब्लेड्स का, आरी ब्लेड्स का। बट साहब ये बताइएगा कि ये ख़ानदान जो है इस्माइल वगैरह का, आया कि ये वाकई में लालची और तमा इनको थी और इसी वजह से जो है कत्ल सबब बना है? बस ये एक्चुअली आप इसको क्या कह सकते हैं, इन्हीं लोग अच्छे, सारा बर्ताव, फैमिली, सारा खाना पीना इनका सब अच्छा, और कोई लालची वगैरह तो नहीं कह सकते हमने। कारोबारी लोग हैं, कारोबार बिजनेस माइंड लोग हैं। तो और ये क्यों हो गया, कैसा हो गया, बस सब अपना जब आप घरों के अंदर अल्लाह के दीन को नहीं लाएंगे ना, बच्चों को नमाज रोज़ा दीन का फैमिली देंगे तो ये हालात हैं, ये हालात हो जाएंगे। अच्छा, पैसा दौलत जो है ना जी ये कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास तो ये आता रहा ट्रांसफ़र के लिए कि जी घर ट्रांसफ़र करना है या बेचना है, मुसद्दका नकल भी निकलवाई आपसे। इस दौरान आपसे जो गुफ्तगू हुई, आपको कुछ लगा कि इसकी बीवी के साथ कुछ मामला डिस्टर्ब है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ अपना, मुझे अपना ये इनकी फैमिली को अंदाज़ा था कि अब जब उसने बात की ना कि जी अपना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मिसेस साइन कर देगी, उसकी हमें समझ लगती थी, जो एक जुमले से अगले से समझ लग जाती कि जुमले के पीछे क्या। तो मुझे जी वो वीडियो मैं बना लूँगा, तो मुझे उसको क्लिक हो गया भी अपना मामलात ख़राब हैं। मामलात कर आपने उसके फैमिली फादर से, बच्ची के फादर से कोई डिस्कस किया, शेयर किया? एक्चुअली अपना डिस्कस करना था, बताना था। हुआ ये कि ज़िंदगी की अपनी दौड़ धूप में रमज़ान में ना वो बात हो नहीं सकी, तो वो दूसरे दिन ही वकूआ हो गया। आपको किस तरह इत्तला मिली इस वकूए की, आपको कैसे पता चला? मुझे पता इस तरह चला कि जो महल्ले में अपना दोस्त महल्ले से पता चला कि भी अपना ये किसी वकूआ हुआ है। तो मुझे अभी तक सर्टन नहीं था कि भी ये सोच नहीं सकता बंदा कि हो सकता है। तो बाई चांस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए तो इधर ही इनके अजीज़ व कारब जो होते हैं ब्राउन रोड बिजनेस होते करते हैं, तो
तो वो मस्जिद में मुझे मिले। मैंने कहा खैर तो है, आप मार्केट नहीं गए तो आप इधर हैं शाहजमाल में असर की नमाज। उन्होंने मुझे बताया कि भी ये इस तरह का वाक़ा है। फिर मैं फ़ौरन इधर। आप समझते हैं कि ये जो झगड़ा हुआ है, इस जो कत्ल हुआ है और इसकी झगड़े की वजह कुछ के पीछे वो है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत करवाना चाह रहा हो और इस वजह से झगड़ा बढ़ा हो, जो वो अपने नाम ट्रांसफ़र करा रहा था, जिसकी सदका नकल आपसे निकलवाई थी। हो सकता है कि इसके पीछे ये वजह हो। नहीं होता ये कोई अचानक हुआ, लेकिन होता वो तो उस वक़्त ना जब सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार होके सामने आते तो वो साइन ना करती, फिर झगड़ा होता। आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए थे? नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट कोई नहीं तैयार कराए। मैंने तो बता दिया था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स जब होने हैं, तैयार होने हैं, सब लोगों ने आना है, फिर सामने साइन होने हैं। तो मुझे सिर्फ सदका नकल का इसने कहा था, सर्टिफाइड कापी का डॉक्यूमेंट तैयार। डॉक्यूमेंट का तो मैं भी ये वो दस्तावेज़ात की तैयारी से पहले राज़ी करना चाहता हो बीवी को अपनी, उसको मना रहा हो या ज़बरदस्ती या गुस्से से, और उस बिना पर झगड़ा हुआ हो। ये अब कह नहीं सकते क्या मसला है, क्योंकि ये तो अंदरूनी हालात है। मेरे तो साथ फ़ोन पे डिस्कशन होती रही, और अंदर क्या बाकी इख्तलाफात वगैरह तो इनके जो सुनने में आता है चलते रहते हैं, मियाँ बीवी के होते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा ही मियाँ बीवी के। हम भी बाल बच्चेदार हैं, फैमिली लेकिन होते हैं इख्तलाफ, लेकिन ये कोई बहुत ही एक्सट्रीम। अच्छा, ये जॉइंट फैमिली रहते में सिस्टम था इनका वहाँ पर, ये जॉइंट फैमिली, बाकी जो भाई थे? ये कोई मुझे भी अभी इंकशाफ हुआ। पहले तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले जो सारी जॉइंट फैमिली थी, सारे भाई इकट्ठे एक ही घर में रहते थे, फैमिली भी। तो दरमियान में ये इसके बाद पता चला कि कुछ अरसे से वो शिफ्ट हो चुके थे। हाँ, वो दूसरे भाई से मेरी बात हुई थी, वो कोई तो वो ये डिफेंस में इनकी जगह थी, वो प्लाट शिफ्ट होके बाकी भाई वगैरह जो थे वो उधर शिफ्ट हो चुके थे, डिफेंस शिफ्ट। जी बिल्कुल, आपने सुना अहमद रज़ा भट्ट साहब की गुफ्तगू सारी सुनी आपने। उन्होंने बताया कि जो मुल्ज़म था इस्माइल कैसर, वो इनके पास आया था डॉक्यूमेंट्स लेकर एक घर के, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि बख्तावर के नाम पर थे, और वो डॉक्यूमेंट्स या तो उस घर को सेल करना चाह रहा था, अगर नहीं तो वो उसको अपने नाम करवाना चाह रहा था। लेकिन उसमें जो लीगैलिटीज़ थी, जो कानूनी पहलू थे, उस हवाले से भी अहमद रज़ा भट्ट साहब ने उसको बताया। तो शायद वो घर जाकर जो है वो अपनी बीवी को रज़ामंद करना चाहता हो, उस बात पर लड़ाई हुई हो कि ये उसने घर उसके नाम करना है या प्रॉपर्टी उसके नाम करनी है, और वो रज़ामंद ना हुई हो, उस वजह से जो मामलात हैं इसके हद तक बिगड़ गए, और उसने इतनी दरिंदगी से और इतने वहशियाना तरीके से अपनी बीवी को, अपने बच्चों की माँ को जो है वो कत्ल किया। इस हवाले से हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं और डिटेल पूछते हैं उनसे इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने हमें बताया कि वो बचपन से छोटे जो थे वो तब से इस घर में रिहाइश पजीर हैं। शेख महफूज साहब जो हैं, जो बख्तावर के वालिद हैं, उन्होंने ही उनको पाला है, अपने साथ रखा है, उनको काम भी करवाया, बिज़नेस में साथ रखा, तमाम तर काम जो थे वो उनके करते थे या उनके फैमिली मेम्बर की तरह उन्होंने रखा है उनको अपने साथ, कभी उनको मुलाजम की नहीं समझा उन्होंने। और जब बख्तावर के कत्ल की इतला आती है या बख्तावर की सास की जब फ़ोन कॉल आती है शेख महफूज साहब को, तो ये मुशर्रफ जो थे वो उनके साथ गए वहाँ पर शादमान में। वहाँ पर जाकर इन्होंने जो हालात देखे, जो वहाँ पर वक़ुआ था, जिस तरह से कत्ल किया गया बख्तावर को, वो सब इनकी ज़बानी ही सुनते हैं और इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ इन्होंने देखा। जी मुशर्रफ साहब बताइएगा कि वहाँ पर क्या मामला था। जैसे उसकी सास का फ़ोन आया अंकल महफूज को, तो इसने अंदर से घबरा के बाहर निकला, कहता बेटा वहाँ ना बख्तावर को कुछ हुआ है। उसकी सास का फ़ोन आया कि 1122 वाले भी आए हुए हैं। तो इसने कहा कि मैंने उसको बोला कि भाई आपके घर का मसला है, ख़ुद सोल्व कर। कहने नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया, आप आ जाओ। जैसे अब उधर पहुँचे तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो बाहर निकली। तो जब हमने देखा कि 112 वाले भी खड़े हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम डिफेंस में हैं। जब हम उधर गया तो पूरी फैमिली घर के अंदर है, उसके बेटे हैं, वो ख़ुद। जब हमने वो बच्ची आई उससे पूछा तो उसने कहा कि वो इन्होंने ना बख्तावर को मार दिया, कत्ल कर दिया। छोटी बच्ची। कौन थी वो बच्ची? मुलाजमा थी इनके घर में। अच्छा, घर की मुलाजमा थी। उन्होंने कहा कि यार उन्होंने बख्तावर को कत्ल कर दिया। तो अंकल ने जब ये सुना वो उधर ही बैठ गए।
तो हम जैसे अंदर गया देखा खून में लथपथ पड़ी हुई है और सारे कमरा बिखरा पड़ा हुआ है, हर जगह पे खून ही खून है। उसके खावन के कपड़ों पे खून, उसके देवरों के कपड़ों पे खून, हालांकि उसके सास के हाथों पे उसके बालों के पूरे पूरे जो है गुर्त बने हुए हैं। यहाँ इतनी बेदर्दी से उसकी लाश की क्या पोजीशन थी बॉडी की, उसकी कहाँ पर थी, बेड पर थी बॉडी? नहीं, नीचे एक जगह पे पड़ी हुई थी और वहाँ पे इंतहाई खून, आलूदगी, और उसके जो सांस पे मेरी नज़र पड़ी अचानक। मैं कहा यार ये तो डिफेंस में थे, 1 मिनट में यहाँ कैसे पहुँचे? उसके बच्चे सारे, उनको देखा तो हैरानगी हो गई कि यार, जब उसकी तरफ देखा तो उसका ये गला पूरा काटा हुआ था, ये सर जो है था ये डैमेज था, ये जगह यार कोई जगह जिस्म में ऐसे नहीं थी जिन्हें दरिंदों ने ना उसको नोचा नहीं था। नहीं, आपको क्या लग रहा था कि ये अकेले बंदे का काम है या सब ने मिलकर उसको? सब ने मिलकर मास्टरमैन जो है ना, मेरे ख्याल से उसकी जो सास थी ना वो है खावन, और जो उसके देवर वगैरह वो सब ने मिलकर, हाँ सबके कपड़ों पे खून लगे हुए हैं। अच्छा, सबके कपड़ों पर खून था? हर सारे के कपड़ों पे, मतलब कि उसने बख्तावर ने मज़ाहमत की होगी उनसे? हाँ, वॉशरूम तक खून लगा हुआ था। उसकी जो सस थी उसके दोनों हाथ उसके बालों से भरे हुए थे। उसके हाथ में उसका बाल क्या कर रहा था, उसने बालों से पकड़ा तो उसके बेटे ने उसको कोई चीज़ मारी, वो कोई किसी ने पाँव से पकड़ा, पाँव पे ज़ख़म थे, यानी उसके, आप यकीन करो कि पूरे जिस्म में से कोई जगह नहीं था जहाँ पे वो ज़ख़म नहीं थे। अच्छा, इस कदर उसको तशद्दुद किया गया, इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा किया? यार ऐसे रमज़ान में कुत्ते भी नहीं करते हैं जो उन्होंने किया ना, गैर मुस्लिम भी नहीं करते हैं। सीधी बात है कि गैर मुस्लिम जो है ना वो भी रोज़ों में अल्लाह से डरता कि यार अल्लाह की पकड़ में ना आ जाऊँ। अच्छा, जब आप गए ये सारा वाक़या देखा तो उन्होंने क्या उज़र बयान किया, क्या वजह बताई कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ? कह रहे कि डकैत आए और इनसे सोना छीनने की कोशिश की तो इसको कत्ल करके चला गया। घर में सामान भी सारा बखेरा हुआ, उन्होंने खुद, जाहिर है वो एक सीन क्रिएट किया उन्होंने। जाहिर है, अच्छा, तो वो तो जाहिर है, वो जब पुलिस वाले हर आए उन्होंने देखा तो कि यार, पुलिस वाले आए तो उन्होंने क्या पूछपछ की? वो क्या उन्होंने उनको बताया, वो एविडेंस इकट्ठे करने शुरू हो गए। बाद में तो फिर मैं डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल चला गया हूँ। पता है आप, जब फ़ोन किया तो कह रहा कि वो सारे को पुलिस ले गया, इस्माइल को भी ले गया, उसकी वालदा को भी ले गया, भाइयों को भी ले गया। वो घर पे अब ताला लगा हुआ? हाँ, वो घर पे ताला पुलिस ने ताला लगाया हुआ? जी, वो पुलिस, क्या एड्रेस किया है उस घर का जहाँ पर जो मेरे ख्याल 181 है। 181 हाँ, शादमान। ये किधर करके आता है? ये साथ ही थोड़े सा हमारे घर से तकरीबन 5 मिनट का फासला है। अच्छा, जी, तो इसका मतलब उनको सबको गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। और हमारा जो है ना वज़ीर आला मरीम नवाज से ये अपील है कि इनको वही सज़ा दे जो इनका हकदार है, जैसे इन्होंने बच्ची को तशद्दुद करके मारा है। बच्ची तो ज़ाहिर बात आपके हाथों में पली बड़ी, यार छोटे सारे आप छोटे से जब आए थे तब तो। जाहिर है, तो यही हमारा मुतालिबा है कि जो है ना मरीम नवाज साहिबा से कि जो आप लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं CTD, वही हमको दे। वही इंसान, हाँ वही है इंसान के। क्योंकि मरियम नवाज तो कहती हैं जी हमारी रेड लाइन है ख़वातीन और बच्चे, और ख़वातीन के साथ जो जुल्म है, ज़्यादती, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये तो इंतहाई दरिंदगी है। बल्कि आप अभी बता भी रहे थे कि जिस तरह से गर्दन में ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कील ठोके हुए, इस तरह से सुराख नजर आए। बिल्कुल सारे यहाँ पे समझ से बाहर है कि ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या मामला? चलो, एक प्रॉपर्टी तो हथियानी थी, उन्होंने जो भी उनको लालच थी या जो भी हम तो था। दे तो रहे थे जो उसने कहा। मैं कल, ये वाक़या हुआ परसों, मैं आपके पास सारा कुछ दिखा देता हूँ कि उसने मुझे कॉल किया। मैंने दुकान पे सेल करके ना, दुकान में इनका मैं चलाता हूँ ब्रांथ रोड पे, तो 5 लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। मेरे पास अभी ऑन इस्माइल के, हाँ, तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए इनके भाइयों को, और इनको मैंने 1 महीने के अंदर दिया। अच्छा, हाँ, मुझे अंकल को कहते थे बेटा उनको ये पैसे दिया, उनको ज़रूरत है। तो शेख साहब उनकी कफालत करते थे, उनकी ज़रूरियत। तो ये खुद कारोबार नहीं करते थे इस्माइल वगैरह? कारोबार था, पता नहीं इनके दिन में क्या आया, इसकी माँ ने क्या बनाया, ये समझ से बाहर है। लेकिन मास्टरमाइंड उसकी माँ है और भाई है। भाई, हाँ, और बच्चे जो हैं उसके बख्तावर के, वो उन्होंने जब हम गए तो कल आप गए तो बच्चे वहाँ नहीं थे, वो किसी को घर में छोड़ के आ गए थे, किसी कहीं को भिजवा दिए थे उन्होंने। उसने अपने रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। चले जी, बिल्कुल जी, आपने देखा ये मुशर्रफ साहब यहाँ पर इस शेख महफूज जो है बख्तावर के वालिद, सॉरी मैं गलती से पहले नाम शेख नसीर ले गया था, लेकिन शेख महफूज नाम है उनका। तो वो इस घर में बचपन से यहाँ पर इनके साथ हैं, KP के सेठ का ताल्लुक़ है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमें फैमिली मेम्बर्स की तरह यहाँ पर रखा हुआ है, और जो बख्तावर बच्ची का कत्ल हुआ है
वो भी इन्हीं के हाथों में पली बड़ी है, इनके हाथों में बड़ी हुई है, इन्हीं के हाथों में उसकी शादी हुई। और ये जब वहाँ पर पहुँचे और जो इन्होंने वहाँ पर हालात देखे, पूरे कमरे में, बाथरूम में हर तरफ खून ही खून था और उनके कपड़े जो थे वो भी खून आलूद थे, जो मुल्ज़मान थे जिनको गिरफ़्तार किया गया। और उन्होंने जो सबसे खौफनाक बात बताई, उन्होंने बताया कि उसकी शाहरग जो थी उसको काटा भी गया था और गर्दन में ऐसे वार किया गया था कुंदाले से जैसे कि सुराख किए गए हों। अब उस झगड़े की वजह क्या बनी, इस कदर दरिंदगी उसमें इस्माइल में, उसके भाइयों में या उसकी सास में किस तरह से आई, ये अब देखने वाली बात है। पुलिस तफ्तीश के दौरान ये बातें जो हैं वो सामने आएंगी। जी, बख्तावर के हवाले से अगर आप देखें तो उसके वालिद की और वो प्रॉपर्टी डीलर और उनके घर का जो एक मुलाजिम मुशर्रफ, उनकी सबकी गुफ्तगू आपने सुनी और उनके मुतल्लक जो मुशर्रफ ने बताया, जो वकूए के मुतल्लक बताया, शादमान में जो घर में उन्होंने जाकर देखा, तो इस हवाले से जितनी भी तफसीलात आपके सामने रखी हैं उस हिसाब से ये देखें कि वो ख़ानदान जो है जो इस वक्त पुलिस हिरासत में है, बख्तावर की सास रुखसाना, उसका खावंद इस्माइल और उसके 3 देवर इस वक्त पुलिस हिरासत में है। उनके खिलाफ नामजद FIR शेख महफूज यानी कि बख्तावर के वालिद की जानिब से दर्ज कराई गई है। और वो कितने शातिर पाए गए हैं कि जब उन्होंने शेख महफूज को फ़ोन कर कर अपने घर बुलवाया कि कोई मामला ख़राब है, झगड़ा हो गया है, और जब ये शेख महफूज वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो उनको पता लगता है, एक घरेलू मुलाजमा बच्ची आती है, वो बताती है कि इन्होंने उसको बख्तावर को कत्ल कर दिया है। तो उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस के आने पर भी ये ख़ानदान जो है किस तरह से वहाँ पर ड्रामेबाजियाँ करता है। एक डकैती का उन्होंने वहाँ पर ड्रामा रचाया और बताया कि घर में 2 डाकू आए थे, उन्होंने गोल्ड जो था वो उसको लूटने की कोशिश की और उस पर मज़ाहमत करने पर उन्होंने बख्तावर को जो है वो कुन आले के वार करके तेज़धार आले से कत्ल कर दिया। और इस दौरान उन्होंने घर के जो कमरा था वहाँ पर चीज़ें भी बखेर दी, हालात कुछ इस तरह से बनाए कि चीज़ें टूटी हुई हों, बिखरी हुई हों, कि डकैती वाला एक वक़ुआ, एक डकैती वाला सीन जो है वो उन्होंने वहाँ पर क्रिएट किया गया। लेकिन पुलिस अफसरान जब मौके पर पहुँचते हैं, हालातों वाक़यात का जायज़ा लेते हैं, उनके बयानात सुनते हैं और किसी जगह पर जब पुलिस को ये लगता है कि इनके बयानात में तज़ाद आ रहा है, उनके बयानात मशकूक हैं, तो पुलिस जो है उनको अकेले अकेले करके उनके बयानात लेती है और फिर उनसे पूछ-गुछ करती है, सवालात जवाबात पूछती है। तो कहीं ना कहीं जाकर फिर पुलिस को ये आइडिया हो जाता है कि ये डकैती का ड्रामा जो है वो गलत रचाया गया है, झूठा रचाया गया है। जिसके बाद पुलिस क्या करती है कि उसकी बख्तावर की सास रुखसाना और जो है उसके खावंद इस्माइल कैसर और बाकी 3 देवरों को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाती है और फिर उनसे बाकायदा तौर पर तफ्तीश करती है। तो पता लगता है, जो हमारे ज़राए का कहना है कि मुल्ज़मान ने जो है उस बख्तावर के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है और उन्होंने वजह जो बताई है वो ये बयान की गई है कि जो प्रॉपर्टी शेख महफूज की जानिब से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए मालियत की भी कह सकते हैं, क्योंकि शेख महफूज साहब ने बताया कि वो उनके जो बच्चे थे उनमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो उनके हिस्से उनको दे दिए हुए थे और बख्तावर जो थी वो मेरी बेटी थी और उसका जो हिस्सा बनता था वो भी उसके नाम लगा दिया गया था और वही प्रॉपर्टी जो थी वो उसकी जान की दुश्मन बन गई। और इससे पहले जो बताया गया है वो ये कि शेख महफूज अपनी बेटी और उसके घर वालों की कफ़ालत भी किया करते थे। अब उनके कारोबार, उनका बिजनेस था तो ठीक बज़ाहिर नज़र आने में, लेकिन क्या लालच पैदा हुई, क्या हालात हुए कि 12 साल की रफ़ाकत जो है वो इस कदर दरिंदगी में बदल गई, इस कदर खौफनाक अमल किया कि बख्तावर को उन्होंने जिस बुरे वहशियाना तरीके से कत्ल किया, वो पुलिस अफसरान भी बताते हैं कि उन्होंने बहुत कम ऐसे वाक़े देखे हैं कि चलो किसी को कत्ल करना है तो उसकी गर्दन काट दें, लेकिन गर्दन में ऐसे हो रहा था जैसे किसी ने सुराख किए हो, कुछ चीज़ गर्दन के अंदर बार बार घुसाई हो। ये एक अलहदा खौफनाक चीज़ जो है वो सामने आई है। बहरहाल पुलिस उनसे मज़ीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से इस कत्ल में जो भी कसूरवार होगा उसका कसूरवार FIR में मिसलों में लिखा जाएगा और उन्हें कानून के मुताबिक ही सज़ा जो है वो दिलवाई जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए प्रोग्राम बेनकाब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।